नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। उत्तर प्रदेश में 325 विधानसभा सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने भले ही अब तक मुख्यमंत्री के नाम का चयन न किया हो, लेकिन लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की चुनौती बीजेपी के सामने जरूर है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री ने सूबे के लोगों को दिखाया था, अब बारी उस संकल्प को पूरा करने की है। 325 सीटों का प्रचंड बहुमत भी कुछ इसी ओर इशारा करता है। सूबे की अपनी नई सरकार से लोगों की अपेक्षाएं भी कम नहीं हैं। किसान टकटकी लगाए हैं, युवा रोजगार के अवसरों की ओर निहार रहा है, महिलाओं और व्यापारियों समेत हर वर्ग को सुरक्षा की दरकार है, स्वास्थ्य सेवाओं को भी संजीवनी का इंतजार है। वहीं बंद पड़ी चीनी मिलों को भी आस जागी है कि उनके दिन भी अब बहुरने वाले हैं। यानी पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल और बुंदेलखंड से लेकर रुहेलखंड तक के लोगों को इंतजार है परिस्थितियों के बदलने का। आखिर कैसे होगा ये सब कुछ? क्या रणनीति होगी यूपी की नई सरकार की? क्योंकि लोगों से किए वादों को पूरा करने की चुनौती तो बीजेपी के सामने होगी ही, साथ ही 2019 के आम चुनाव को भी यूपी की इन्हीं कसौटियों से होकर गुजरना होगा। आज हम लोकतंत्र में यही जानने की कोशिश करेंगे कि चुनौतियां तो अपार हैं, लेकिन इन चुनौतियों से निपटने के रास्ते आखिर क्या होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। यूपी में जीत के हीरो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। इसलिए भले ही बीजेपी ने अभी तक मुख्यमंत्री के नाम की औपचारिक घोषणा ना की हो, लेकिन पार्टी की सरकार काम करने में अभी से जुट गई। और यही वजह है कि जो प्रधानमंत्री मोदी को पसंद है, वही अब यूपी के अफसरों की भी पसंद बन चुका है। यूपी में भले ही बीजेपी की सरकार ने कार्यभार नहीं संभाला है, लेकिन पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र यूपी के अधिकारियों की टेबल पर पहुंच गया है। बीजेपी के नेता अपने घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र कहते हैं। 24 पन्नों का पार्टी का मैनिफेस्टो अब कई सीनियर आईएएस अधिकारियों की मेज पर है। सभी को 3 महीने के लिए एजेंडा तैयार करने को कहा गया है। यूपी में बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक कब होगी, ये तो नए मुख्यमंत्री ही बताएंगे, लेकिन उस मीटिंग में क्या फैसले हो सकते हैं, आइए डालते हैं एक नजर। किसानों की कर्ज माफी का वादा करके पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में प्रचार शुरू किया था। मोदी के इस वादे पर कैबिनेट की पहली मीटिंग में मुहर लगाने की तैयारी है। बीजेपी के घोषणा पत्र में साफ लिखा है, सभी लघु और सीमांत किसानों का फसली ऋण माफ होगा। 1 हेक्टेयर से कम खेत वाला सीमांत और 1 से 2 हेक्टेयर जमीन पर खेती करने वाले लघु किसान कहलाते हैं। यूपी में किसानों पर 92,121 करोड़ रुपए बकाया है। ये पिछले साल के बजट का 1/4 है। यूपी में 2 करोड़ 33 लाख किसान हैं। इनमें से 92% तो लघु और सीमांत किसान हैं। सूत्रों की माने तो किसानों की कर्ज माफी पर नई सरकार को 85,000 करोड़ रुपयों की चपत लगेगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी हर चुनावी रैली में अवैध कत्लखाने बंद करवाने का वादा किया। राज्य में 316 बूचड़खाने हैं। खबर है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में अवैध कत्लखाने बंद करने पर भी फैसला हो सकता है। एंटी रोमियो दल बनाने पर भी विचार शुरू हो गया है। बीजेपी के एजेंडे में एंटी रोमियो स्क्वाड भी काफी ऊपर है। यूपी में पहले से ही विमेन हेल्पलाइन काम कर रही है, जहां प्रदेश भर की महिलाएं शिकायत दर्ज करा सकती हैं। ये तो वो फैसले हैं जिसे ताबड़तोड़ सरकार ले सकती है, लेकिन बड़ी तस्वीर ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस विकास की छवि के साथ केंद्र में सरकार चला रहे हैं, उसकी झलक यूपी में भी अब दिखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ है, यानी देश की 16%, लेकिन जीडीपी में हिस्सा सिर्फ 12% है। प्रति व्यक्ति आय में यूपी दूसरे राज्यों के मुकाबले 31वें नंबर पर है। यूपी में 30% गरीब हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 22% है। अगर यूपी में विकास होता है तो देश की विकास दर 1% बढ़ जाएगी। अभी देश की विकास दर 7% है, और अगर यूपी चमकने पर ये 8% से ज्यादा हुई तो दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश पीछे छूट जाएंगे। पीएम मोदी 2019 को ध्यान में रखकर यूपी की तस्वीर बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि सरकार बनने से पहले ही प्रदेश की सूरत बदलने का काम शुरू कर दिया गया है, ताकि यूपी का भाग्य तो बदले ही, 2019 के लिए वो बीजेपी का भी भाग्य विधाता बन जाए। रजत मिश्रा, एपीएन।
यहाँ तो वादा उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का है और जो सपना प्रधानमंत्री ने सूबे के लोगों को दिखाया था, अब बारी उस संकल्प को पूरा करने की है। और 325 सीटों का जो प्रचंड बहुमत भी मिला है उत्तर प्रदेश में, ये भी कुछ इसी ओर इशारा करता है। लेकिन सवाल है कि ये सब कुछ पूरा कैसे होगा, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। मेरे साथ मोहम्मद अब्बास साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, नोएडा स्टूडियो से मेरे साथ हैं। बहुत स्वागत है अब्बास साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जफर इस्लाम साहब हैं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जफर साहब आपका भी बहुत स्वागत है। लखनऊ से मेरे साथ कृष्णकांत पांडे जी जुड़े हैं, आप प्रवक्ता हैं यूपी कांग्रेस के। कृष्णकांत जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत जफर इस्लाम साहब मैं आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भले ही आप लोग ना कर पाए हो, इसी को लेकर जद्दोजहद चल रही है, लेकिन चुनौतियां बड़ी हैं आप लोगों के सामने। संकल्प पूरा करना है, रणनीति क्या अख्तियार होगी? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रदेश की जनता को आश्वासन देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और हमारे सारे लीडर्स ने और हम लोगों ने हर बार चैनल से कहा है कि जो भी हमने वादे किए हैं वो हमारी प्राथमिकता रहेगी, और हम लोगों के इरादों, लोगों के जो विश्वास पे हम खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसका जो पहला जो सैंपल आपको दिखेगा, जो टेस्टिमनी उसकी दिखेगी आपको पहले कैबिनेट मीटिंग में। जो भी हम लोगों ने शुरुआत करनी है, जिस वायदे हमने किए हैं, उसकी शुरुआत जो है हम इम्प्लीमेंटेशन जो है पहले कैबिनेट मीटिंग से ही कर देंगे। दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यह है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ, बिल्कुल विकास नहीं हो रहा था, और हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है वहाँ की जनता ने। हम उस विकास के तौर पे ले जाएंगे उत्तर प्रदेश को, और कुछ ऐसे चीजें करेंगे डिसीजन जो जरूरी है, जैसे कि वहाँ पर एक तरह गुंडा राज था और वह लोगों ने जमीन हड़प ली थी लोगों के। तो ऐसे काम के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल टास्क फोर्स, जो भी चीज जो मिसरूल हुआ है समाज के जमीनें की गई है उसको हटाया जाए, वापस लिया जाए। जो गुंडे लोग हैं उनके टास्क फोर्स बनाएंगे कि उनको पकड़ के हिरासत में लिया जाए, और जैसे बुचर खाना जो इलीगल बुचर खाना है उसको बंद किया जाए। तो कई ऐसे जो महत्वपूर्ण डिसीजन है जो लेंगे, लेकिन सरकार ऐसा करेगी जो हर नागरिक, चाहे किसी समुदाय, किसी कम्युनिटी, किसी जात पात, रिलीजन, सबसे हटके वो समाज के लिए का एक वर्ग का और देश का नागरिक है, स्टेट का मेंबर है, उसके साथ जितना अच्छा बर्ताव हो सके वो करेंगे। हमारी सरकार लोगों के हित में काम करेगी, प्रदेश के जनता के हित में कार्य करेगी और प्रदेश के हित में काम करेगी। सरकार इतना बड़ा स्टेट है, अगर आपने पहले कहा अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, और जो आप के अगर स्टेट में जीडीपी ग्रोथ होता है, अच्छा स्टेट जीडीपी ग्रोथ अच्छा करता है, स्टेट में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती है स्टेट में, तो जाहिर है इसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट हो नेशनल जीडीपी ग्रोथ में दिखेगा। और अगर ग्लोबली देखिए तो इसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है, जो जितने बाहर से निवेश आता है, जो एफडीआई आता है, उसमें बहुत अच्छा पॉजिटिव आपको जो एक तरह का मूवमेंट दिखेगा। तो मुझे लगता है कि हम तो धन्यवाद कहना चाहते हैं वहाँ प्रदेश की जनता को कि हम लोगों को प्रचंड बहुमत दिया है, और उसके साथ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी है, गरीबों का जो है वो उत्थान करना, और जो किसानों के बिल्कुल हम सिलसिलेवार तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि जो उत्थान की बात आप लोग कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ और उस विकास के कामों को आगे तक ले जाना है और अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को पहुंचाना है। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि ये सब मुमकिन कैसे होगा। अब्बास साहब, मैं आपके पास आता हूं। आपकी सरकार ये बोलती रही कि काम बोलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने आपके काम को नकार दिया। अब क्या उम्मीदें आप लोग रखते हैं, क्योंकि आप लोगों पर जब सवाल उठाए जाते थे, अब सवाल उठाने का मौका आप लोगों को मिलने वाला है। सबसे ज्यादा दरकार किन चीजों की लगती है आपको? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम की मदद से 325 सीटें मिल गई और जो मिला अपने सरकार बनाए, हम उस पर ज्यादा टिकट टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, और जैसी चर्चा होगी ईवीएम के खिलाफ भी आंदोलन होगा। लेकिन इन्हें 325 सीटें मिली हैं और बड़ा जनादेश मिला है। इनके काम करने की कितनी क्षमता है, गोवा, पंजाब और मणिपुर की जनता ने इन्हें बता दिया कि इन 3 जगह इनकी सरकार थी और तीनों जगह धाराशायी हुए। ये बात और है कि गोवा और मणिपुर में डंडे के बल पर इन्होंने जबरदस्ती अपनी सरकारें बनाई। कांग्रेस की सरकार थी पिछले 15 सालों से। मैं जो बात करूं, हाईजैक करके कांग्रेस की सरकार मिला ली थी बीजेपी ने अभी 4 महीने पहले ना, हाईजैक करके
उसके बाद भी कांग्रेस को बड़ी पार्टी के रूप में मान्यता मिली, लेकिन डंडा के बल पर, डंडा क्या होता है, दादागिरी क्या होती है, और एक आतंक व्याप्त करके जिस तरह से 2 राज्यों में सरकार बनाई, वो पूरा देश देख रहा है। कोई परंपराओं का कोई बात नहीं, सिरे से नकारा, और राज्यपाल ने मुनासिब भी नहीं समझा कि आप सरकार बनाएंगे ना बनाएंगे। जाके विधायकों का सौदा करा और जबरदस्ती विधायकों को इस्तीफे दिला रहे। खैर, मैं ये नहीं कहता, मैं जानता हूं कि हमारा काम नहीं बोला, लेकिन ट्रेंड आए, ट्रेंड ने साफ किया। मैं कई चैनलों पर रहा लगातार, आपके चैनल पर, कि सिर्फ मात्र 22% लोगों ने विकास के मुद्दों को छुआ। इस तरह से एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है तत्कालिक मुद्दों का, जिस तरह की बातें प्रधानमंत्री जी जैसा बहकाया गया, उन बहकाए हुए मुद्दों पे 78% लोगों ने टच करा, उसकी वजह से वोट पड़ा, और फिर उसमें ईवीएम की मदद रही। तो ईवीएम की बात कहां से आ जाती है? मैं वहीं आ रहा हूं। अब हमने एक एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल तक बनाया था, इन्हें 325 मिले। मैं समझता हूं 2 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में और बनाएंगे। हमने 50 लाख पेंशन बांटी थी, मैं समझता हूं कि ये 4 करोड़ पेंशन बांटेंगे। हमने मेडिकल सीट्स 1100 से 2000 की थी, और बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खोले थे, जिले वाइज खोले थे। मैं समझता हूँ इसको सब दुगना करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री है, डबल टैकर का इंजन है। अब तो इंजन की क्षमता दुगनी हो गई ना। लेकिन ये सब चीजें हो जाएंगी, और बूचड़ खाने यहीं की क्यों बंद हो, आपके पूरे देश के बंद होने चाहिए ना। एक्सपोर्ट रोकने का काम प्रधानमंत्री का है। उत्तर प्रदेश में हुआ बूचड़ खाने, क्या गुजरात में बूचड़ खाने नहीं चल रहे? और अब ये इलीगल लीगली क्या बात लेकर आए है? आपने भ्रामक बनाकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों को बहकाने का काम किया है। नहीं, ईवीएम पर जो अब्बास साहब, जो ईवीएम पर आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आपको नहीं लग रहा कि जनादेश का अपमान कर रही है समाजवादी पार्टी? अगर आप लोग सवाल उठा रहे हैं ईवीएम को लेकर कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, ये जनादेश का अपमान नहीं है? जनादेश का अपमान नहीं है? और पूरी स्थिति के साथ हम सवालों के लिए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि आज अब नई सरकार का गठन हो रहा है, मैं नहीं समझता है किसी भी स्तर पर वो रुकेगा। अब क्योंकि बहस सरकार के गठन को है, सरकार की चुनौतियों को है। इनकी चुनौतियां 3 राज्यों में थी, 3 राज्यों में इनकी सरकारों का क्या हाल हुआ, जनता ने कैसे आदेश दिए और कैसे आतंक व्याप्त करके। इसमें हंसने की बात नहीं, लोकतंत्र का खुला मजाक है कि बड़े दल को रोककर डंडे के बल पर सरकार बना। ठीक है, रतन मणि लाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। रतन मणि जी, बहुत स्वागत है आपका। ये दर्द तो समझा जा सकता है, ये पीड़ा जो ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। रतन मणि जी, आपको नहीं लग रहा है कि ये मैंडेट का अपमान, जवाब दे रहे हैं, मैंडेट का अपमान कहीं ना कहीं करने की कोशिश की जा रही है? अगर आपके पास कोई साक्ष्य है तो आप मैंडेट का, अदालतें हैं, अदालतों का दरवाजा नहीं खटखटा सकते? बिल्कुल। और मैं क्या कहूं, इस तरह की चर्चा पिछले कुछ दिनों से सुनाई पड़ रही है कि तमाम सारी पार्टियां, पहले एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और अब तो मैं देख रहा हूं कि समाज के कई वर्गों से ईवीएम के खिलाफ मूवमेंट चलाने की बात की जा रही है। सवाल इस बात का है कि ईवीएम का चलन अपने देश में लोकसभा और विधानसभा तमाम सारे राज्यों के चुनाव में पिछले कई सालों से हो रहा है, और उन सभी राज्यों में, चाहे मुझे याद पड़ता है पिछले साल चाहे वो बिहार के चुनाव रहे हों 2 साल पहले, फिर वो दिल्ली राज्य के चुनाव रहे हों, तमाम सारे राज्यों में ऐसे चुनाव हुए जहां पे जो जनादेश आया वो केंद्र की पार्टी के बिल्कुल खिलाफ आया। और यही नहीं, 2014 में भी जो ऐसा जनादेश जो आया जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, उस समय भी ये समझा जा रहा था कि वो जनादेश किस वजह से इस तरह का आया था। तो ऐसे में चुनाव का जो भी सिस्टम है, जो कि सभी पार्टियों के कंसेंसस से लागू हुआ है। देखिए, आपको भी याद होगा कि ईवीएम से चुनाव कराए जाएं, ये कोई इलेक्शन कमीशन का अपना निर्णय नहीं था जी। ये इलेक्शन कमीशन एक बहुत ही लंबी बहस के बाद और लंबी प्रक्रिया के बाद, पहले मशीनों में कुछ तकनीकी खामियां थी, उनको दूर कराया गया। और आपको याद होगा कि यूपीए सरकार के दौरान ही इन ईवीएम्स को इस्तेमाल करने का प्रचलन शुरू किया गया था। तो मैं समझता हूं कि जो भी चुनावी प्रक्रिया है और जो उसके लिए उसमें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, उसको तो वेलकम किया जाना चाहिए। और ये क्यों ऐसा है कि जो भी पार्टी चुनाव हार जाती है उसको ही इस प्रक्रिया में खामियां दिखती हैं। और पंजाब में भी तो चुनाव हुआ, हमको पता है कि इस तरह की बातें और जगहों में भी हो रही हैं, और ये गोवा और तमाम जगह और भी चुनाव हुआ है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज भी चुनाव हारे हैं। लेकिन चुनाव हारने के बाद इस तरह की प्रक्रिया पर ही सवाल उठाना, ये मुझे ठीक नहीं लगता है। मेरिट में पर्ची लगी हुई थी उस मशीन में जी। मैं बता रहा हूँ कि आखिर वो हारे ना, तो उन्होंने ईवीएम पे सवाल उठाया जाए। तो मुझे लगता है कि
सभी उन पार्टियों को जो चुनाव हारी हैं, अक्षय जी, उन्हें मुझे एक कम जवाब से कम देने दीजिए। हमारे देश का जफर साहब, इतना आ रहे हैं। पुराना इतिहास जरा है, मुझे सपा के जी। प्रवक्ता को जवाब देना। इतना जी रतन हाँ, मणि जी, आप जी, अपनी बात बिल्कुल पूरी आप कीजिए। जवाब लें। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जी। इतने सालों से जो चुनाव का इतिहास है उसमें जो परंपराएं सेट की गई हैं, कम से कम उनका तो आदर किया जाना चाहिए। इस बार नहीं, उत्तर बिल्कुल, प्रदेश में भी हम सवाल इस बात को लेकर उठा रहे हैं कि अगर ईवीएम को लेकर अगर कोई आपके पास कुछ इस तरह की सबूत हैं तो माननीय अदालतें, आप वहां पर जाइए, प्रूफ कीजिए कि यहाँ पर गड़बड़ी की गई है। ये तो सीधा उसमें सीधा जनादेश का अपमान सारे क्यों रास्ते न माना खुले हुए जाए। हैं। कृष्णकांत जी, मैं आपके पास आता हूँ। बिल्कुल, कृष्णकांत बिल्कुल, पांडे आप जी, सही कह रहे हैं। जनादेश का अपमान हुआ है गोवा में, मणिपुर में। कृष्णकांत पांडे जी, क्या आपकी पार्टी भी समर्थन करती है जी। कि ईवीएम के साथ गड़बड़ी की गई है? देखिए, ईवीएम के मुद्दे पर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने आरोप लगाया था, सवाल उठाया था, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सवाल उठाया था एक जमाने में। और सर, अभी सर रतन बीते मणिलाल दिनों जी की सही बात कह भूल रहे थे जाइए। कि यूपीए की ही हम बात सरकार कर रहे हैं कि क्या इस मैं बार बता- जो आरोप लगाए जा बस रहे मैं आ हैं कि रहा ईवीएम हूं। में गड़बड़ी की गई है, इस बात का सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं? देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ईवीएम में अगर गड़बड़ी है तो हम गोवा में जीते हैं, मणिपुर में जीते हैं, पंजाब में जीते हैं। वो जबरदस्ती होने के नाते गोवा मणिपुर में हम सरकार नहीं बना पाए, हम पंजाब में सरकार बना लिए। और यही ईवीएम मशीन थी। दिल्ली में 67 सीट आप पार्टी ने जीत लिया था, बाकी लोग साफ हो गए थे। तो हम चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर कोई आरोप हम नहीं लगाना चाहते, ना हमारी पार्टी लगाना चाह रही है। चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया ठीक, अगर सब लोग बैलेट पेपर से एक बार मांग कर रहे हैं तो बैलेट पेपर, चुनाव आयोग सबकी राय लेके अगर सहमत हो तो बैलेट पेपर से कराए वोट। लेकिन ईवीएम में छेड़छाड़ हुई या ये सब हुई, हम अपने को इससे परे पाते हैं। हम इस उसमें नहीं जाते हैं कि ईवीएम के नाते क्या हो, चूंकि हम राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं, उत्तराखंड के हारते भी हैं, अभी जीतते तक भी हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री तो ही हरीश रावत जी, भले ही दोनों सीटें अपनी ना बचा पाए हों, लेकिन गोवा उन्होंने के भी सवाल मुख्यमंत्री भी उठाया। नहीं बचा पाते, उन्होंने सवाल उठाया। बार बार उत्तराखंड को आ जाता, गोवा में भी तो अब्बास साहब, मुख्यमंत्री आ रहे अब्बास बीजेपी के। साहब, थोड़ा धैर्य रखिए, आऊंगा आपके पास जब आपकी बारी आएगी ना, तब आप जवाब दीजिएगा। देखिए, पांडे जी, हरीश रावत जी 2 जगह से चुनाव हार गए। हर जगह मुख्यमंत्री हारे हैं, जीते, सारी चीजें हैं। लेकिन अब हरीश रावत जी हमारी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं। सर उन्होंने अगर वो सवाल चुनाव उठाया हार गए कि तो हम ईवीएम में आरोप हेरफेर लगाएं। हुआ है। चुनाव हारने के बाद थोड़ा सा होता है, अब उनको ऐसा लगा होगा। हरीश रावत जी का एक व्यक्तिगत बयान है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पछड़े में नहीं पड़ती है। चुनाव हारना जीतना अलग मुद्दा है, लेकिन चुनाव आयोग के व्यवस्था पे प्रश्न उठाना, हम उनकी व्यवस्था पर कोई प्रश्न नहीं उठाते हैं। ठीक है, जफर इस्लाम साहब, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और साथ ही जो शंकाएं हैं तो उनका समाधान, क्या आपको लगता है कि जरूरत आ चुकी है कि एक बार इसका समाधान भी निकाला जाना चाहिए? बिल्कुल अपना स्तर बनाए रखिए। अक्षय जी, 2-3 बातें कहूंगा। फर्स्ट, कि इलेक्शन कमीशन ने इनकी सब अटकलें को आज रद्द कर दिया है, और इलेक्शन कमीशन ने कंफर्म किया कि जो भी बातें कही है पॉलिटिकल पार्टीज ने, वो गलत है, निराधार है, और इसको कोई भी का जरा को नहीं और हो सकता है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो भी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जो है, उनसे अगर ये पूछ लीजिए कि ईवीएम मशीन काम कैसे करती है। जी, आप कह रहे हैं अटकलें लगा रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं, उसमें क्या होता है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारे सुन के बोल रहे हैं, इन्हें उनको उसके बारे में पता भी नहीं होगा। अभी मैं अब्बास साहब से पूछते हैं कि उसमें क्या चीज आपको, क्या कैसे गलती आप किस तरह से निकाल रहे हैं, क्या आपको पता है? जफर साहब, दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र अमेरिका, दुनिया जान रही क्या? जर्मन, एक मिनट, हम कहीं नहीं ठहरते, उन्होंने बंद कर दिए। एक मिनट घोटाला था इसलिए बंद हुए, हम तो क्रिटिक्स से नहीं। अमेरिका में सभी जगह बंद नहीं सुन है। लीजिए। अब्बास साहब, गिनती आप के- जानकारी पुख्ता कीजिए। आप पता कीजिए, सभी जगह बैन नहीं और है। इसका बड़े लोकतंत्रों ने बंद किए है। एक मिनट हमसे सुनिए। कहीं बहुत 50-50 साल आगे हमसे आगे हैं। अरे भाई, उन्होंने बंद किए ना। लोगों आप का कैसे 100% लोगों ने कह रहे तो हैं? तमाचा मारा, आपके लोगों ने आपको तमाचा मारा है उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश की जनता तमाचा के हाथ मारा है। तमाचे आप खाने को हम याद तैयार रखिए, हैं। आपकी जो नीति रहती है, गुंडा राज बना के रखा अब था है ना। लोगों के समाज अरे सीओ को समाज के लिए लगातार काम नहीं किया इस्लाम आपने। से खानेदानी को पीटा, समाज के लिए इस्लाम काम- से और हम सीने में सरकार- गोली और ये उछली है। बताता हूँ, लड़की की और ये आंख में बता रहा 4 हूँ, दिन में इसी- 400 घटनाएं। इसी उत्तर प्रदेश को 4 दिन में 400 घटनाएं हुई आपके सामने। इसी उत्तर प्रदेश में आपने बना दिया ठीक है। जंगल। और जो सर, गुंडा दरअसल राज- आज हमारा मुद्दा दूसरा है। अब्बास साहब, जफर साहब, लड़की की मोहम्मद आंख अब्बास में साहब। बलात्कार के आरोपी मेरठ में व्यापारी के सीने में गोली उतार दी। एक कहा तो गया आपका चरित्र सामने। अब्बास साहब, उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार में जितने ज्यादा पुलिस पर अरे, हमले हुए हैं, उतने इससे पहले फैमिली कभी के- हुए नहीं हैं। 4 हमले इस बात हैं को 4 ध्यान दिन कीजिए। में।
सर उस बात को अभी ध्यान तो कीजिए। 3 दिन में नहीं हुए, ये ठीक 4 नहीं दिन है। 4 हमले। आज जो हम मुद्दा देखिए, लेकर आए हैं कि अक्षय जो जी, विकास के कामों को आगे अक्षय जी, बढ़ाने का उसी जो तरह से संकल्प की मैं बात कही कह रहा गई हूं कि थी, बाकी बातों पर हम गौर उस न पर करो। चर्चा कर रहे हैं। सर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पिछले 5 साल में हम अक्षय जी। खूब देख चुके हैं। हमारा मोटिव ये नहीं, है एक चीज कि मैं आम ईवीएम जनता पे की जवाब बड़ी देना अपेक्षाएं चाहता हूं। हैं, ईवीएम उम्मीदें पे हैं ये सरकारों देखिए। से। हमारा तो मुद्दा यही है, चैनल का भी है कि अब डबल इंजन हो गया। देखिए अब 4 एक्सप्रेस देखिए ये मुद्दा ये डेवलपमेंट मेडिकल कर ही नहीं सीटें सकते। 4000 हो जानी ये अपने चाहिए। फैमिली रतन मणिलाल जी, रतन मणिलाल चला दे। जी, रतन मणिलाल फैमिली जी, के लिए का जब नतीजों के पहले उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, आप तो कार्यवाही अभी फिलहाल कह सकते हैं उन्हें, उन्होंने कहा था कि नतीजे आने दीजिए, हम लठमार होली। अब AK-47 ये संज्ञा शायद समाजवादी पार्टी के लोग ही दे रहे होंगे, 47 विधायक चुनकर आए हैं। हाँ, अखिलेश के तो सर 47 काम है, में लेकिन 47 में क्या सहयोग, होगा? आप सबसे बड़े विपक्ष के तौर पर हैं, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर हैं, विपक्ष की भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि विकास के कामों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उसमें आप सहयोग दीजिए, और जहां पर सरकार गलत स्टेप उठा रही हो वहां पर आप रास्ता दिखाइए। इस तरह से उत्तर प्रदेश का भला होगा क्या? जी देखिए, मुझे याद आता है कि 11 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आए थे तो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि तमाम सारे देश भर के जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उनके नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। और उस समय मुझे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का बयान सबसे सधा हुआ और सबसे सुलझा हुआ लगा था। उन्होंने कहा था कि ये जनता का निर्णय है, हम इसको स्वीकार करते हैं। और उन्होंने एक बात और कही थी कि हो सकता है हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी और हो सकता है कि सरकार से जो अपेक्षा है लोगों की वो और कहीं ज्यादा रही होगी और इसलिए लोगों ने हमें नहीं चुना। और हम ये देखेंगे कि हमसे कहाँ गलतियां हुई और हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और मुझे ये भी याद आता है कि बाद में उन्होंने कहा कि अगर हमने एक काम किया है तो हो सकता है कि जनता जो है वो 4 काम की अपेक्षा करती हो। तो ये एक बहुत ही बैलेंस्ड व्यू है और मैं उम्मीद करता हूं कि आज सभी वो राजनीतिक दल जो कि सत्ता में नहीं है, चुनाव हार गए या सत्ता से बाहर हैं किसी भी कारण से, उनको एक जिम्मेदारी से इस चीज को फेस करना चाहिए, बजाय इसके कि आज से ही, जबकि नई सरकार का गठन तक नहीं हुआ, तब से एक कन्फ्रंटेशन का माहौल अगर बना दें तो मुझे लगता है कि ये बहुत ठीक शुरुआत नहीं होगी किसी भी पार्टी के लिए। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि तमाम सारे पार्टी के यहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं वो अभी से इस तरह का एक कन्फ्रंटेशन का एटीट्यूड लेके बैठे हैं कि ऐसा हो जाएगा और वैसा हो गया। मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत अगर प्रदेश में हो रही है, चाहे वो पार्टी इतने सालों से सत्ता में बाहर ही क्यों न रही हो, लेकिन आखिरकार लोगों ने उसको चुना ना, लोगों ने भरोसा किया तो है। और जैसा आप कह रहे हैं कि नई सरकार की क्या चुनौतियां होंगी, तो मुझे लगता है कि वो चुनौतियां केवल और केवल रूलिंग पार्टी की ही नहीं होती हैं, अन्य दलों की भी वही चुनौतियां हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दल प्रदेश के लिए तो अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही चाहते हैं। आज जो सत्ता में है हो सकता है 5 साल बाद वो फिर सत्ता में आए। तो मुझे लगता है एक बहुत ही बैलेंस्ड व्यू लेने की जरूरत है यहाँ पे, बजाय इसके कि अभी से हम एक कन्फ्रंटेशन का माहौल बना लें और एक दूसरे पे हमलावर हो जाएं शुरू से ही। ये मुझे लगता है कि किसी भी तरह की चुनौतियों से निपटने का सही तरीका नहीं होगा। इसीलिए आज हम इस बहस को लेकर आए हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनौतियां बहुत हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत सारा काम किया जाना अभी बाकी है और उस पर मिल बैठकर विचार विमर्श होना चाहिए और सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सहयोग से ही उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जा सकता है। अब्बास साहब, क्या अभी तक जो जनता का मैंडेट था उस हार से अब तक उबर नहीं पा रहे समाजवादी पार्टी के नेता, जबकि आपकी पार्टी के मुखिया ने तो कह दिया कि जनता का जो जनादेश था हम कबूल करते हैं, आप लोग नहीं बर्दाश्त कर पा रहे? नहीं, हमें पूरी तरह से बर्दाश्त है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आज नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कर लिया, हमारे 47 हैं और 47 इससे पहले भाजपा के थे। 47 होना और 325 होना में कोई अंतर नहीं होता सर, बहुत अंतर होता है। 47 भाजपा से बाहर हो गए। सुनो ना, बीजेपी तो 47 से 325 पे आई है। यह चमत्कार था, पहले 324 थे तो 325 और 47 आजम खान साहब का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, आजम खान साहब का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, उसको लेकर भी तमाम बातें कही जा रही हैं। देखिए, आजम खान साहब का तो पता नहीं क्या क्या वायरल करता है, उनको तो पीछे ही पड़ा रहता है मीडिया। आजम साहब का अगर भैंस चोरी को तो भी चर्चा का विषय बन जाता है। सर, गायत्री प्रजापति जैसे लोग पकड़ में नहीं आते हैं, सवाल नहीं उठेगा। भैंसे तो खोज ली जाती है, आपने मुझसे पूछा ना सर, भैंसे खोज ली जाती हैं, गायत्री प्रजापति जैसे लोगों को पुलिस ढूंढ नहीं पाती है, आजम सवाल नहीं उठेगा। चोरी होती, चर्चा होती है। पश्चिम बंगाल में विजयवर्गीय लड़की चोरी करते हैं, तस्करी करते हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं करता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के।
या भैंसों की चर्चा होती है, वहां महिलाओं की तस्करी होती है, भाजपा के नेता पकड़े जाते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि आजम खां की भैंस की भी चर्चा होगी, वहां महिलाओं की तस्करी और उत्तर प्रदेश को लेकर कोई जवाब नहीं होता है क्या? ये आप लोग उत्तर प्रदेश में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बात को बात की तरह करनी चाहिए। मोहम्मद अब्बास, आप चीखना बंद करो। चीखना हमारी ये सारे आवाज, दलीलें जनता की खत्म हो आवाज गई है, जाए, आवाज तो है। बुलंद इलेक्शन हार रहेगी। चुके हो, लोगों ने आपको दरकिनार कर दिया है, दरकिनार नहीं रिजेक्ट करके कर दिया, हम जनता का कंप्लीटली मजबूत विपक्ष बन के हैं, रिजेक्टेड। जनता की आवाज बन के उठेंगे। एक एक्सप्रेस वे के बच्चे जनता आप ने दो कितने एक्सप्रेस दोगे? 225 लाख लाख अब उसका चर्चा करें, अब्बास साहब, अब काम की बात कर ली जाए। ये सब अब्बास साहब, खत्म हो गई है। अब्बास साहब, अब काम की बातें हो जाएं अब कुछ। प्रदेश में कैसे डेवलपमेंट होना है उसके लेसन देखो। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जफर इस्लाम लेसन साहब, मैं दिया आपके जाएगा, पास आता कैसे हूं। अब हम मुद्दों पर बात करते हैं। सर, बहुत समय जाया हुआ है और आम जनता का समय बहुत बहुमूल्य है, और ये समय आप लोगों ने बहुत जाया किया है। जी है ना? हाँ, कुछ काम की बातें भी कर लीजिए राज्य सरकार, सर, जो कुछ काम की भी बातें कर लीजिए चमत्कार और क्रांति सर, हो कुछ गई थी। काम की बातें कर लीजिए सर। जनता का मैंडेट है, सामने आ चुका है। अगर आप लोगों को कोई शंका है, कुछ सबूत है, माननीय अदालतों के दरवाजे खुले हुए हैं, है ना? मुद्दों पर हम बात करते हैं जिससे सबका भला होना है। अगर आप सहयोग करेंगे तो शायद आने वाले वक्त में आपके पार्टी के प्रति भी लोगों का नजरिया बदले, है ना? उस हिसाब से काम होना चाहिए। जफर इस्लाम साहब, सबसे पहले हम किसानों की बात कर लेते हैं, क्योंकि किसानों से आप लोगों ने वादा किया था कर्ज माफी का, और उत्तर प्रदेश के किसानों की जो दशा और दिशा है वो बहुत दयनीय है। उसको लेकर क्या कुछ एजेंडा है? कर्ज माफी होगी पहली कैबिनेट की बैठक में? देखिए, पहली कैबिनेट की मीटिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग, इसलिए कि बहुत सारे डिसीजन जो हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा है और जो हमने इलेक्शन के कैंपेन के टाइम में बोला है उसके बारे में, वो सारी चीजें आपको बहुत सारे जो आपने कहा ना कि पहली कैबिनेट में वो सब करना पड़ेगा, और उसमें ये याद कराओ ना क्या क्या कहा था पहली कैबिनेट के लिए। अरे अब्बास साहब, ठीक है जफर साहब, अपनी बात पूरी कीजिए। और ये अब्बास जी को जरा मना कीजिए, ये हार चुके हैं, इनको अब अधिकार भी नहीं है। आप चुप रहिए। से प्रदेश में विकसित होता देखिए, आप लोगों ने चोरी किया वहां पर। हाँ हाँ, आप तो ठीक है साहब, जफर साहब, तो मैं क्या कह रहा था अक्षय जी, जफर साहब, कि आप अपनी बात पूरी आपके कीजिए। कारण किसानों को ये- लेकर, ये- किसानों को लेकर जो अब्बास साहब, किसानों please, के किसानों अपनी का बारी इंतजार कीजिए। किसानों का बिल्कुल किसानों के लेकर बहुत महत्वपूर्ण फैसले होंगे। मैं फैसले के बारे में अभी यहाँ पर नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ नहीं सर, कि पहली वादा कैबिनेट इसलिए हम इस मीटिंग में फैसले वो की भी याद मुद्दा दिला रहे हैं जरूर होगा, क्योंकि और आपके किसानों पार्टी को अध्यक्ष ने भी वादा किया हाँ, था इसलिए और कि देश मैं के तो कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने भी आपको खुद ये कह रहा वादा हूँ। किया था कि जब पहली मैं बैठक कह होगी, तो रहा हूँ, पहली बैठक मैं में कह रहा हूँ, अक्षय ऐलान जी, होगा। बिल्कुल कह तो रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं कि पहली बैठक में ही यह फैसला होगा। किसानों से प्रति के प्रति जो वादे किए हैं उसके बारे में पहली कैबिनेट में ही फैसला होगा, और उसको आपको पहली कैबिनेट के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और भी बहुत महत्वपूर्ण फैसले होंगे, इसलिए कि जो भी हम लोगों ने कहा है वो साफ साफ इम्प्लीमेंटेशन अब का टाइम आ गया और हम इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। ये कांग्रेस और सपा की सरकार नहीं है कि 70 सालों से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम लोगों के लिए, सेवा के लिए हैं। हमें सत्ता की लालच नहीं, सेवा करने की जफर लालच साहब, है। आप फिर हम गलत सेवा ट्रैक पे चले करेंगे गए। और जो भी वायदे किए आप उसको 3 पूरा साल करके में दिखाएंगे। होकर दिखाए। ये 4% जफर साहब, विकास कर जफर साहब, दिखाएंगे। आज जमाना एजेंडा पर बदल बात गया। करने का होता है, सब कहीं भटक जाते हैं। ठीक है, एक ब्रेक हम यहाँ पर ले लेंगे, कैटेगरी में है ना इनके साथ सर? जफर इस्लाम साहब, मैं आपके पास आता हूं। ब्रेक पर जाने से पहले जो हम चर्चा कर रहे थे कि किसानों को लेकर क्या कैबिनेट की पहली बैठक में ऐलान होगा कर्ज माफी का, आपने कहा कि हाँ उस पर बातचीत होगी और संभवतः निष्कर्ष होगा या कर्ज माफी का ऐलान भी हो जाए। लेकिन जो देश की सबसे बड़ी बैंक है वो सवाल उठा रही है कि अगर इस तरह से कर्ज माफी का ऐलान किया जाने लगा चुनावी फायदों को लेकर, तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, असर पड़ेगा देश पर। देखिए, अर्थव्यवस्था चलाने के सलीका चाहिए और वो सलीका हमारे सामने है। कौन सा डिसीजन लेंगे जिससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी पे ना हो, बैंकिंग सेक्टर पे ना हो, उसका समाधान निकालते हुए हम डिसीजन लेंगे। ऐसे नहीं अब्रप्टली एडहॉक बेसिस पे डिसीजन ले लिया और कुछ अनाउंसमेंट कर दिया, वो नहीं करते। प्रधानमंत्री की नीति है वो पूरी चीजों को समझ के सही डिसीजन लो, जिसमें जो जिसके लिए डिसीजन ले रहे हैं उसको भी फायदा हो और देश के भी इसमें हित में फायदा हो उसका। आप देखिए, मैं कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे आप देखिए कि अगर जैसे हमने सब्सिडी हटाई
अगर पेट्रोल पे, डीजल पे, जी। लेकिन उसका सीधा सीधा या कुकिंग गैस पे, तो उसका सीधा सीधा फायदा कहाँ हुआ? समाज के लोगों पे हुआ। जी। हमने एक तरफ सब्सिडी हटाई जरूर, लेकिन समाज के लोगों पे फायदा हुआ। गरीब महिलाओं को आपने फ्री गैस सिलेंडर दिया, चूल्हा दिया। तो ये इस तरह के डिसीजन हम लेंगे जिससे किसान को भी फायदा हो, बैंकों का भी नुकसान नहीं हो, और उसका हम तरीका ढूंढेंगे, वो आपको दिख जाएगा। कर्ज जो माफ हमारा होगा फैसला कि नहीं आएगा। होगा? लेकिन दो बात और बोलूंगा। एक शुरू कर दिए, अब ये लोग घुमाने का अरे, काम शुरू कर दिए। आपको समझ में नहीं आ रहा है? जफर साहब अपनी नहीं, बात पूरी कीजिए, सपा क्योंकि के प्रवक्ता क्योंकि आपको सवाल समझ में नहीं सवाल आते। इस बात को लेकर है, हिंदी समझ में जफर आती है इस्लाम ना? साहब, होगा, सवाल इस आपको बात को समझ में लेकर नहीं है आता। कि तकरीबन सुनिए, एक जो अब मोटा मोटा एक आंकड़ा, मिनट। जफर इस्लाम साहब, जो एक मोटा मोटा आंकड़ा आ रहा है कि अगर आप किसानों का कर्ज माफ करते हैं तो सरकार पर तकरीबन 85,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इस बोझ को कैसे कम करेंगे? देखिए अक्षय जी, इसीलिए मैंने कहा कि इसीलिए मैंने कहा कि आप इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। हर चीज का थोड़ा समाधान नहीं, होता है पहली और वो कैबिनेट समाधान बैठक में दिखेगा होना चाहिए, आपको। थोड़ा क्या अगर आप इंतजार उसको सिंसियरिटी से जब कोई चीज का समाधान ढूंढते जी। हैं और पूरे पर्सपेक्टिव में देखते हैं सब चीज को, तो आपको सही डिसीजन लेने का तरीका आ जाता है। ये सपा के लोग जो बोल रहे हैं उनको बताइए, इतना बड़ा स्टेट और उनका जो ग्रोथ रेट है 4%, इनको शर्म से डूब जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश का इनकी रेट वजह देश से के देश रेट से डूब ज्यादा रहा है। था, गलत इनको बता पता रहे ही हैं, नहीं आप है। गलत बयान नहीं कर रहे हैं। ये एक उत्तर एक मिनट प्रदेश सुन का लीजिए। ग्रोथ रेट देश अरे के रेट आपको से ज्यादा था। अरे मैं आपको आंकड़ा दे दूंगा, आप झूठ बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश अरे से भाई, ग्रोथ रेट आप- देश के रेट से ज्यादा था। आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं। कहां मैं आंकड़ा से दे पकड़ दूंगा। के ले आए भाई? इनको अपने प्रदेश के बारे में मालूम नहीं, मुझे प्रदेश मालूम के है। बारे में मालूम नहीं। सुनिए, ठीक है, बात साहब सुन तो लीजिए। आपके प्रदेश का ग्रोथ रेट जो सुनिए, आपका जो है, जो मुलायम सिंह यादव की जब सरकार थी उससे भी कम, मायावती की सरकार उससे भी कम। आपके 5 सालों में जो कौन सा ग्रोथ आंकड़ा रेट ला रहा रहे हैं? है, हमारे दोनों आपका सरकार जो देश आपकी के थी रेट से पहले, ग्रोथ रेट उससे हमारा कम रहा ज्यादा है। था। तो अब्बास साहब, और मैं अभी आपको- अपनी बारी का आपको इंतजार कीजिए। डाटा दूं सर पूरा। क्यों जनता ने नकार दिया? अक्षय फिर जी, ये मैं तमाम डाटा सवाल दूं। उठेंगे। अब्बास साहब ना अक्षय बीच में जी, डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। अक्षय जी, जब आपकी बारी हो तब आप अपना अक्षय पक्ष जी, रखिए, है ना? ये वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं है ना? नहीं, कुछ निष्कर्ष तक निकले। नकारा जा चुका है। इनको बताया भी जा रहा है कि इनका ग्रोथ रेट कम था, मुलायम सिंह यादव की सरकार से भी कम, मायावती की सरकार से भी कम। तो इन्होंने काम अच्छा नहीं किया। नहीं जफर साहब, हम इसीलिए इस बहस को लेकर आए हैं कि ये ग्रोथ रेट कैसे बढ़ाई जाए, ना कि इस पर कि सवाल जवाब आप कीजिए, एक दूसरे पर कीचड़ उछालिए और उसके बाद आप अपने घर, मैं अपने घर। ये ठीक नहीं है ना सर? मैं बता रहा हूं, देखिए मैं सुनिए, मैं ये इनको आप जरा रुकने के लिए बोलिए, मैं बताता हूं। देखिए, हर चीज में ग्रोथ रेट का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन लीजिए, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन लीजिए, दोनों को अगर आप ले तो कई सेक्टर में, जैसे फॉर इंस्टेंस रेलवेज में अगर रेल के हिसाब से कुछ अगर वहां पे करे तो उसका एम्प्लायर इफेक्ट जो होता है 5.5 टाइम्स होता है। अगर रोड सेक्टर में कीजिए तो उसका 3.5 टाइम्स होता है। तो कुछ हम इस तरह का, और हर जगह में आपको ये समझना पड़ेगा, हिंदुस्तान एक ऐसी जगह, और खासकर उत्तर प्रदेश, जहां तो इतना ज्यादा स्कोप है डेवलपमेंट का, जहां तो ग्रोथ का इतना ज्यादा स्कोप है। दुनिया की और कंट्री ग्रोथ के लिए वहां ग्रोथ नहीं हो रहा है कि वो डेवलप्ड है। हमारे पास तो हर जगह, जिस जगह आप हाथ रखिए वहां डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है और वहां ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन उसके लिए करने की इच्छा शक्ति चाहिए। अगर आप रोड में बहुत पूरे रोड को अच्छा कर दें तो सर आपको इच्छा शक्ति की बारी तो है, अब वो इच्छा शक्ति दिखाने का वक्त तो है, मैंडेट तो मिल चुका है। कृष्णकांत पांडे जी, मैं आपके पास आता हूं। जफर साहब, मैं आपके पास आऊंगा मैं आपके पास। कृष्णकांत पांडे जी, मैं आपके पास यही मैं कहना चाह रहा हूं कि जो आप ये बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, और आप लोगों ने कहा था कि अगर हमारा गठबंधन एक बार फिर चुनकर आ जाता है सत्ता में, तो आप लोगों ने कुछ एजेंडे तय किए थे कि हम इस पर काम करेंगे, इस दिशा में ज्यादा ध्यान देंगे। अब मैंडेट तो मिला नहीं, लेकिन क्या अपेक्षाएं रखते हैं कि जो नई सरकार का गठन अब होने वाला है, सबसे पहले उनका ध्यान किस पर केंद्रित होना चाहिए? अच्छा जी, सबसे ज्यादा हम उत्तर प्रदेश में घर घर गांव गांव जाके किसानों के कर्ज माफी, बिजली बिल हाफ और समर्थन मूल्य के हिसाब पे चर्चा किए थे। और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी जाके एक प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रधानमंत्री जी से मिले भी थे और उन्होंने हालांकि आश्वासन तो कुछ भी नहीं दिया था। हमारे 10 पॉइंट्स प्रोग्राम जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के थे उसमें आया। इसके बाद बीजेपी ने भी अपने संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जो भी कह लीजिए उसमें ले आए।
तो हम चाहेंगे, अभी तो ये सरकार बनी नहीं है, कल परसों 2-1 दिन में बन जाएगी। और सरकार बनने के पहले, जैसा रतनमणि लाल जी अभी कह रहे थे कि सरकार बनने के पहले ही हम इनका टांग खींचने का कोई काम नहीं करेंगे। ठीक बात। सरकार बने, हमारी शुभकामना होगी कि उत्तर प्रदेश के जनता के हित की ये सरकार काम करे। जो इनके जनहित के कार्य होंगे हम उनके साथ होंगे, जनहित के जो विरोध में कार्य होंगे हम सड़क से लेकर संसद तक, हाउस तक इनके खिलाफ लड़ेंगे। ठीक है। और यह जो है किसान के कर्ज की बात है, अगर किसान के कर्ज की माफी के मुद्दे पर जैसा इस्लाम साहब कह रहे हैं अगर घुमाने का काम करेंगे तो हम इसके लिए आंदोलनरत होंगे। गुंडा राज, इनका आरोप था हमारे गठबंधन की सरकार पे कि ये गुंडा राज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज मुरादाबाद, बुलंदशहर, बरेली, हरदोई और मिर्जापुर में अभी सरकार बनने के पहले ही जिस तरह से गुंडा राज का इन्होंने उदाहरण पेश किया है 4-5 जिलों में, इससे तो एक अच्छे संकेत कानून व्यवस्था के पक्ष में मुझे नहीं दिख रहे हैं। और जहां तक विकास का सवाल है, अभी तो इस सत्ता में आए, विकास के बारे में बात करें। केंद्र की सरकार ने मेरी अपनी जानकारी के मुताबिक 3 साल में तो विकास यही किया कि चाहे गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया हो। आपको लगता है कि चाहे कानून पेट्रोल और व्यवस्था पर डीजल का सबसे दाम पहले काम बढ़ाया होना हो। चाहिए? कृष्णकांत जी, कानून व्यवस्था पर सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए किसानों सरकार की? के, अच्छा जी, हमारा ये होगा कि नई सरकार किसानों के हित पर और कानून व्यवस्था का जो रोना रोती रही है हमेशा, जी, जी। उस पे सरोपर यह काम ठीक है। करे, लेकिन किसानों का हित हमारे लिए नंबर 1 होगा। ठीक है, ठीक है। रतनमणि जी, हमारी अपेक्षा जो हम होगी कि किसानों का सरकार जिक्र कर रहे किसानों के लिए हैं आए। सर, जो दिक्कतें देश की सबसे बड़ी बैंक की कर्ता धर्ता की तरफ से बताई गई हैं कि अगर आप कर्ज माफी करते हैं तो इसका कितना असर पड़ सकता है देश की इकोनॉमी पर भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आप किसानों का कर्ज माफ करते हैं तो महाराष्ट्र भी तो तैयार बैठा है, वहां के किसान भी तो बदहाल हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और तमाम विशेषज्ञ और बैंक से जुड़े लोग और जो पॉलिसी मेकिंग लोग हैं वो ये बात को हमेशा कहते आए हैं कि किसी भी तरह के कर्ज को माफ कर देना कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आप याद कीजिए पिछले कुछ सालों में जिस तरह से बड़े बड़े उद्योगपति समूहों का कर्ज माफ किया गया, वो भी तो यही रोना रोते थे कि इंडस्ट्री ठीक नहीं चल रही है, इकॉनमी ठीक नहीं चल रही है, तो उनका कर्ज भी माफ कर दिया जाए। तो देखिए, कर्ज माफी कभी भी किसी तरह का सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म में नहीं हो सकता है। होना तो ये चाहिए कि जो भी कर्ज है उसको किसी तरह से एक एसेट में बदला जाए, जिससे कि किसानों को आप लगातार एक मदद भी देते रहें और बैंकों के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ ना आए। नहीं तो बैंक अभी भी जिस तरह के संकट से उबर रहे हैं, जो एनपीए की क्राइसिस है, जो उनके पास कैश लिक्विडिटी की क्राइसिस है, नोटबंदी के बाद जो कुछ हुआ है उसकी क्राइसिस है, तो मुझे लगता है कि बैंकों के ऊपर अचानक ही हजारों करोड़ के कृषि लोन माफ कर देने का बोझ अगर आएगा तो इससे अर्थव्यवस्था के अन्य हिस्सों पे भी इसका असर पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अभी तुरंत ये कह देना या ये अपेक्षा कर देना कि सारे किसानों के कर्ज माफ हो जाएंगे, ये अभी मुझे लगता नहीं कि ऐसा संभव है। बल्कि मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार में और देश के जो फाइनेंस के लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कि केंद्र सरकार के डिस्पोजल पे हैं, वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन सा मॉडल लागू किया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि किसानों की कर्ज माफी को भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा मुद्दा बनाया था और प्रधानमंत्री ने स्वयं प्रचार के दौरान कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में हम उनका कर्जा माफ कर देंगे, तो पार्टी को ये याद रखना चाहिए कि इस तरह से वादा करके वादा खिलाफी करने से उनका भी बहुत तो यही पर है जफर इस्लाम साहब, दिक्कत तो यही पर है कि एक तरफ बैंक इस बात का रोना शुरू कर देते हैं कि आप हमारी पूरी व्यवस्थाओं को चौपट कर देंगे अगर इस तरह से वादे करते हैं। हालांकि ये वादा तो पूरा करना ही होगा आप लोगों को। देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था किसानों से कि हम पहली बैठक में कर्जा माफ करेंगे, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जब जब चुनाव होंगे तब उससे बढ़कर वादे किए जाएंगे कि हम कर्ज माफ कर देंगे, बिजली का बिल माफ कर देंगे, इस तरह की व्यवस्थाएं। अक्षय जी देखिए, एक तो मैं आपको दो बात कहूंगा। पहले तो ये कि जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है उनको पता है ना ये सीरियस डिबेट है। जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं ऐसा लग रहा है किसी नाटक के लिए आए हैं वो, कोई यहाँ पर उनका कोई एक फोटो लेने के लिए वहां पर कैमरा लगा है। अरे आप मेरे बॉस ने, आप तय नहीं करोगे मैं क्या करूं? आप यहाँ पर जफर साहब आप कमेंट करने से हम हार में मुस्कुराते हैं, हम खिसियाने बिल्ली खंबन नोचते। वादा क्या फर्स्ट कैबिनेट बैठक का? जनता बेवकूफ नहीं है। ठीक है, अब ये तो इकोनॉमिक्स बना के तो सारे तंत्र कौन सा मॉडल क्या कुछ नहीं होगा।
वादा क्या है, छला है। हमने वादे देखिए, किए थे ये- करे पूरे, ये- किसानों करो यही कर्ज माफ। यही समाजवादी आप पार्टी है। जवाब तो पूछ लीजिए। हम समाज इसीलिए तो जवाब अरे भाई, पूछ रहे हो तो मेरे बॉस की तरह मुझे बात बता रहे हैं। इसीलिए हम इस आप बहस से को ज्यादा लेकर पढ़ा आए लिखा हैं। हूं। किसान तराई कर रहा इसीलिए हूं। हम आपसे बहस को ज्यादा लेकर आए समझदार हैं हूं। कि जो वादे जफर पूरे साहब, आप मुझे ना जो- बताएं। किसान- अब्बास साहब, हम इसीलिए इस बहस को लेकर आए हैं कि जो वादे किए हैं इन वादों को मैं पूरा मुफ्त कैसे में रोना शुरू करेंगे। कर जवाब दूं? तो सुनिए ना सर। जफर साहब, आप तय करेंगे मुझे क्या करना, जफर साहब, या कोई दुश्मनी हाँ, चलेगी एक सुनिए। दूसरे को घूर घूर के देखें। अक्षय जी जी। अक्षय जी सुनिए, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि आपको बस इतना ही कह रहा हूं कि पहले कैबिनेट मीटिंग तक तो आप रुकिए। बहुत सारी चीजें जो है, आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं जो आप कह रहे थे, जो पत्रकार बिल्कुल सही कह रहे जी। हैं कि देखिए वादा अपनी जगह पर सही है और उसको हमको इम्प्लीमेंट करना है, उसको वादा खिलाफी नहीं करनी। दूसरी बात कि अर्थव्यवस्था में किसी तरह का इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, उसकी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कोई सपा के नहीं करेगी, वो हम ही करना है, हमें को करना है। तो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है और हम बड़े साफ वही से कह रहे हैं कि हम दोनों को अच्छे से इवैल्यूएट करके एक अच्छा डिसीजन लेंगे जिसमें जो किसान भाई हमारे जो जिस तरह से तराई उनकी लाइफ में हुआ, जो पीड़ित है, उनको भी एक राहत मिले और अर्थव्यवस्था पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं। वो जिस तरह से स्ट्रक्चरिंग करेंगे वो साफ आपके सामने रखा जाएगा जब जी। कैबिनेट अब आ मीटिंग के रहा बाद। हूं लेकिन जी, प्रदेश को जिस तरह से सपा ने लूटा है और छोड़ा है, और उससे पहले बसपा ने, उससे पहले सपा ने, तो आज बहुत सारी चीजें हमें करने के लिए है और हम करेंगे और वहां की जनता को ये अरे करके और जोड़ दिखाएंगे कि लीजिए, अगर 3 एक बार अच्छी आपकी सरकार भी हो, सरकार रही है, ट्रांसपेरेंसी के कल्याण साथ सिंह, काम राजनाथ करे, सिंह, गवर्नेंस के रामविलास साथ काम गुप्ता। करे। बिल्कुल, सर, तो- इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं आप कि देखिएगा, अगर कर्ज माफ पूरी होता है दुनिया तो जो है, बैंकों का पूरी- एनपीए अगर बढ़ता है पूरी तो दुनिया खजाना इस तो सरकार का खाली होता है, उसका असर तो तमाम विकास योजनाओं पर पड़ता है। अब्बास साहब भी शायद कुछ सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। अब्बास जी। पहली बात मैं ये कहूंगा, मुझे भाई जी 2 मिनट बोलने देना जी। कि 5 लाख करोड़ रुपए जब 50 औद्योगिक घराने के माफ कर सकते हो, जिसमें 12,000 करोड़ रुपए मालिया का भी था, तो किसानों पे रोल मॉडल क्या, उसे माफ होना चाहिए जनहित में। दूसरा, भारतीय जनता यही तो पार्टी आपकी रोज समझ- अब सुन अरे लो मिस्टर यार, मोहम्मद सुनने क्या अब्बास, डालो ना। नहीं, आप करना पढ़ लिख आपको, के हम तो आइए, पढ़ लिख के बोलना चाहिए आइए, ना, पढ़ बोल लिख के के सुनो। आइए, डोंट थ्रो दूसरा नंबर। मेरा कहना ये है, नहीं पढ़ लिख के आइए, ये आपसे सीरियस जहाँ डिबेट है, कोई क्वालिफिकेशन नाटक बताओ, मैं अपनी कंपनी से आया बताता तो हूँ। आप अलग बात है, मैं मुस्कुरा इनको रहे हैं। LLM पढ़ आपसे लिख के- शायद ज्यादा पढ़ लिख के लिखा हूँ। आइए। आपको हमने जो पहले क्वालिफिकेशन पढ़ के- बताना है, कोई बताना नंबर- है। व्यक्तिगत तौर पर कोई आरोप नंबर है साहब। बोलने से आप कैसे पहले करें, पढ़ लिख के आइए, verify थोड़ा मुझे भाषा की बताइए। मर्यादा, भाषा की मर्यादा। भाषा सर, के सर, रिश्ते में गलत- आप लोग गलत किसी, बयान आप लोग गलत अपनी अपनी नंबर पार्टी को गलत हमारे और भारतीय प्रेजेंट कर रहे जनता हैं पार्टी के सर। नहीं, अब्बास साहब, गलत बयान संबंध है। अब्बास देखिए, साहब, शब्दों का चयन थोड़ा नहीं कहना ये है, मैंने एक बात बता रहा हूँ, 5 लाख ये गलत बोल रहे हैं। औद्योगिक इनको घरानों इनको के पढ़ के मामले आना चाहिए, माफ किए इनको जा पढ़ के सकते हैं। आना चाहिए, तो माफ थोड़ा होने पढ़ के चाहिए आना किसानों चाहिए को इनको। 85,000 करोड़, अगर कोई आप बड़ी अगर बात नहीं। इस तरह के सीरियस डिबेट अगर पे अब इस सुनो सीरियस यार, डिबेट तो पे इतना नाटक इतना कंपनी के लोगों एक्साइट को मत मत हो। बुलाइए। नाटक नौटंकी कौन सा सारा देश जानता है। किससे माफ किया? दूसरा किससे ये माफ किया? जो भारतीय जनता आपको पार्टी पता है, का- चुप आपको करो ना, पता है ये क्या- ये क्या एनपीए बदतमीजी करते हैं? आपको बदतमीजी पता नहीं है? बात करने की। नहीं पहले बताइए, ये आपने पहली बार कैसे आए बोला डिबेट कि में माफ क्या? किया? माफ कहीं से करने के किसी बाद शिक- कैसे किया? शिक्षा विक्षा नहीं कहीं नहीं ग्रहण नहीं, करी माफ नहीं करने करी के बारे में उन्होंने। बोला। माफ करने के बारे में कैसे कहा? किसने अब आप माफ सुनना किया? सीखो, बहुत नहीं, बोलो। किसने माफ किया? 5 साल बहुत किसने बोलो, माफ काम किया? करोगे, सुनना सीखो। अरे पहले सुनना बताइए। सीखो, सुनने अरे की आदत किसने डालो। माफ किया? 5 साल पहले ये हमें वक्त सुनाओ। जाया हुआ है। सुनना। अब्बास साहब, नहीं, किसने मेरा अपनी बात करिए। आपका जो सवाल है सीधा सवाल कीजिए। भाई नहीं किससे किसने सर, जफर साहब, मैं आपके किसने पास माफ आ किया? रहा हूं, पहले मैं आपके बताइए। पास आ रहा हूँ। किसने सर, माफ अपना किया? सीधा 5 सीधा लाख पॉइंट करोड़? रखिए कि ये दिक्कतें हैं, इन दिक्कतों को किस दूर होना उद्योग के चाहिए। पति के आप लिए सवाल माफ किया? रखिए नहीं, मुझे बोलने के लिए जी। कहा था हाँ सर, आप ही से कह रहा हूँ अब्बास साहब। मेरा कहना यह है कि किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। दूसरा, हम समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं, बार बार भाजपा कहती है समाजवादी गुंडों ने जमीन कब्जाई। प्रत्येक जिले से बताइए किस किस समाजवादी पार्टी ने कौन सी जमीन हत्याई थी। अब आपकी सरकार है ना, दोनों आंकड़ा। ठीक है जफर इस्लाम लोगों साहब, को गुमराह करके जितना भी आपने ये वादा भी फर्जी था। चीज ठीक है, कहते, ठीक है, आपका उन्हें सवाल मैं बना रख करके देता हूं। साबित करके सर, दिखाइए। अब्बास साहब, आपका सवाल मैं रख देता हूं। जफर साहब, एक और भी महत्वपूर्ण वादा था। अमित शाह ने कहा अच्छा, था मैं बताता हूं। कि 40 से 45 दिन के अंदर जितने भी गुंडे बदमाश हैं सब सलाखों के पीछे होंगे, किसी के साथ भी कोई गुरेज नहीं होगा। तो मैंने आपको ये पहले पूरा कहा। होगा। सुनिए, मैं तुम आप जवाब दे रहे हो अक्षय साहब जी। पहली बात कि अपने जो मित्र भाई ये बताना चाहता हूं जी। कि जो परफॉर्मिंग एसेट्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो जी। जिसका ट्रीटमेंट जो अकाउंटिंग नॉर्म्स है उसके बेसिस पे होता है। जब किसी को अगर बैंक में एक परफॉर्मिंग एसेट्स है जो दूसरे ब्रैकेट में डालते हैं
तो आप उसका मतलब कि उसको ज्यादा तेजी से उसको वो बैड एसेट्स जरूर है, पर तीन क्वार्टर में पैसा नहीं, 2 क्वार्टर में पैसा नहीं मिला इंटरेस्ट, तो उसको उसका खाना बदल देते हैं, जो कॉलम बदल देते हैं उसमें डाल जाता है और उसकी जो रिकवरी मैकेनिज्म और ज्यादा हो जाती है। तो ये आपके समझ के लिए अच्छा है कि उसको डिफाइन करने के लिए। दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जहां तक बात है, हमने कहा कि टास्क फोर्स बनाएंगे, हम टास्क फोर्स बनाएंगे और उस टास्क फोर्स का काम ही ये होगा कि इस तरह की जो भी गलत काम हुए हैं वहां पर प्रदेश में और समाजवादी गवर्नमेंट के सपोर्ट से हुए हैं, तो उस तरह के लोगों को पकड़ा जाएगा, हिरासत में रखा जाएगा, ताकि प्रदेश की जनता चाहे किसी समुदाय की हो, चाहे किसी वर्ग के हो, हर लोग ये महसूस करे कि एक अच्छी सरकार है, एक अच्छा गवर्नर और सब खुशहाल माहौल का अच्छा है। ये सरकार हमारी देगी, यही हमारी प्राथमिकता है और यही हम लोगों के लिए सेवा करने जा रहे हैं। ठीक है सर, अपेक्षाएं तो बहुत हैं, चाहे किसानों की कर्ज माफी हो, मजबूत कानून व्यवस्था हो, युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना हो, बेहतर शिक्षा हो, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हो और बंद चीनी मिले हो। किसान बहुत परेशान है। रतन मणिलाल जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे जरूर चाहूंगा इस पर, क्योंकि जैसा अभी जफर इकबाल साहब ने कहा, ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर एनसीआरबी के पिछले 4 साल के आंकड़े देखे जाएं तो तकरीबन 93 लाख आपराधिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, जिनमें 71% ऐसी जगह हैं जहां पर या तो समाजवादी पार्टी का विधायक रहा, मंत्री रहा या फिर वहां का कोई जो प्रतिष्ठित नेता रहा है, वहां पर इस तरह की आपराधिक घटनाएं हुई हैं। तो सरकार तो इसी में उलझ कर रह जाएगी। जी बिल्कुल, ये हम लोग भी अक्सर बात करते हैं इस बारे में कि कानून व्यवस्था को सुधारना और पुलिस तंत्र को और मजबूत करना और सख्त करना, इसके लिए देखिए जहां तक सिस्टम का सवाल है तो यूपी डायल 100 भी शुरू हो चुका है और कॉल सेंटर भी चल रहे हैं। पुलिस में तमाम सारे इक्विपमेंट नए आ चुके हैं, सीसीटीवी लग चुके हैं, सिस्टम लग चुके हैं, लेकिन पूरी की पूरी बात जो है वो अप्रोच और एटीट्यूड की है कि जिले में जो पुलिस अधिकारी तैनात हैं, क्या वो अपना काम कर रहे हैं या वो लखनऊ में या अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के निर्देशों का इंतजार करते हैं। हम लोगों ने पिछले सालों में देखा है कि तमाम सारे अपराध हो जाते हैं, चाहे वो छोटा सा कोई ट्रैफिक का अपराध हो या फिर वो कोई लूट डकैती हो या हत्या हो या अन्य अपराध हो, तो उसमें हमेशा जो पहली कोशिश पुलिस की होती थी वो ये कि किसी तरह से ये पता लगाओ कि उस अपराध में जो इन्वॉल्व लोग हैं वो अगर किसी एक पार्टी से जुड़े हुए हैं तो उनको बचाने की कोशिश कैसे की जाए। बल्कि और क्या कहा जाए, अभी कल ही के दिन एक भूतपूर्व मंत्री को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया और जिस तरह का ट्रीटमेंट उनके साथ पुलिस ने किया, उसको देख के ऐसा लगता है कि पुलिस को कहीं ना कहीं अपना एटीट्यूड बदलने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा और ये दबाव सरकार के सबसे ऊपर के लेवल से ही बनाना पड़ेगा। जब मुख्यमंत्री और पूरा जो डीजीपी और पूरा जो सिस्टम है वो नीचे तक ये आदेश या ये इस भावना को नहीं बढ़ावा देगा कि उनको अपना काम करना है बजाय किसी को बचाने के, तब तक ये सिस्टम ठीक हो नहीं पाएगा। चाहे जितना भी हम सिस्टम और कंप्यूटर और गाड़ियां और वैन चलवा दें, उससे कुछ होता नहीं है। तो एटीट्यूड बदलने की जरूरत है। यानी आपको लगता है एटीट्यूड बदलने की जरूरत है, तभी जो वादे किए गए हैं वो वादे भी पूरे हो सकते हैं। आप कुछ अब्बास साहब कहना चाह रहे, बड़े संक्षेप में। गायत्री गए जेल, केंद्र के राजस्थान के मंत्री बारात करके आरोपी कब जाएंगे जेल, प्लस एनसीआरबी के पूरे प्रदेशों के आंकड़े निकालिए, उत्तर प्रदेश में भी कार्रवाई कीजिए, लेकिन जो झूठ और सच का तूफान खड़ा करके जनता को बरकरा के। ठीक है सर, चलिए बहुत शुक्रिया, हमारी बधाई है हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जनता के हित में काम करें, अन्यथा समाजवादी पार्टी खड़ी है जनता के विकास के कामों को आगे बढ़ाने का है, जनता जनार्दन से किए गए वादों को आगे बढ़ाने का है, और जो ये टाइम लिमिट भी दी गई थी कि हम वक्त के साथ साथ कम से कम एक टाइम लिमिट होगी और उसके साथ हम विकास कार्यों को गति देने का काम करेंगे। अब असली परीक्षा का वक्त है, क्योंकि जनादेश तो उत्तर प्रदेश की जनता ने दे दिया, अब उसे अंजाम तक कैसे पहुंचाना है, सपनों को पूरा कैसे करना है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाना है, इसको लेकर गंभीरता से प्रयास करने होंगे। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही।